एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थोड़ा सा रह गया चैप्टर, 3 या 4 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे अगर हायर क्लासेस में अगर आपको पढ़ाया जाए तो ये पढ़ाया जाता है एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोला जाता है बेटे? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले पढ़ाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर पढ़ाया जाता है गोल्जी बॉडीज, फिर पढ़ाया जाता है लाइसोसोम, और अंत में पढ़ाया जाता है वैक्यूल। ये सब की सब सेल ऑर्गेनेलीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि गोल्गी बॉडी बनाने में हेल्प करता है, लाइसोसोम बनाने में भी हेल्प करता है, और वैक्यूल भी उसी से बनता है। तो आज मैं आपको पढ़ाता हूँ इन सबका कॉन्सेप्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले ये कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल होता है, अब ये समझ लीजिए। मतलब वैसे तो कंट्रोल हाउस न्यूक्लियस होता है, पर जो राजा आदमी होता है वो सिर्फ ऑर्डर देता है, और उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट जो करता है वो समझ लो कि मिनिस्टर होता है। तो ये मिनिस्टर ऑफ द सेल कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? मिनिस्टर ऑफ द सेल। All orders of nucleus are executed by endoplasmic reticulum। समझ रहे हो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर इसकी मैं कंपोजिशन पढ़ाऊं आपको, तो भाई साहब मेड अप विद फॉस्फोलिपिड, किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड। एंड प्रोटीन, प्रोटीन में अगर नाम याद रखो तो लेसिथिन का बना होता है ये। एंड एंजाइम, एंजाइम्स होते हैं इसके पास। इसके बाद टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है। कितनी तरह के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप? एक होते हैं भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसा होता है बेटे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अगर इनकी बात करें तो ये ट्यूबुलर शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं भाई? ट्यूबुलर शेप के होते हैं। एंड हेल्प्स इन फैट एंड एंजाइम सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये उन सेल्स में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे फैट सिंथेसिस होता है और एंजाइम की जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट इन द एडिपोज सेल, मस्कुलर सेल, और मेरे भाई ग्लाइकोजन स्टोरेज सेल इन द लीवर। यहाँ सब में क्या मिलता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं। क्या मिलता है बेटे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। रफ वाले बता देता हूँ भाई, RUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किस तरह के होते हैं? जैसे कि ये ट्यूबुलर शेप के होते हैं, तो ये किस तरह के होते हैं? पेपर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रेजेंट इन ऑल अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। अब ये मान लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेनस होता है, तो
एक जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो तो न्यूक्लियस को कवर करके रखती है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उस सारी का क्या बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है। अभी डायग्राम बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आए। अच्छा जी, राइबोसोम्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ RER भी बोला जाता है इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। जो किस में हेल्प करते हैं भाई, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फॉर्मेशन लिख दिया, प्रोटीन फॉर्मेशन में जो हेल्प करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जिन सेल को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पे ये ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले कौन सी सेल होती हैं, प्रेजेंट इन प्लाज्मा सेल। पढ़ाया था आपको ब्लड के अंदर, पढ़ाऊंगा मतलब ब्लड के अंदर टिश्यू में पढ़ाया जाता है, वेस्कुलर सिस्टम, प्लाज्मा, उसमें प्रोटीन होते हैं ज़्यादा। प्लाज्मा सेल के अंदर मिलेंगे आपको, ये पैनक्रियाटिक सेल के अंदर भी मिलेंगे और लीवर सेल के अंदर भी मिलेंगे। इन सब के अंदर जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है। तो आप इसे नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है 1-2 नंबर में प्लीज। ये न्यूक्लियस है, क्या है जी, न्यूक्लियस। अब ये समझ लीजिए कि साला प्रेसिडेंट ऑफ द सेल है ये। जैसे हमारे देश का अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो जो प्रेसिडेंट है बस वो प्रेसिडेंट हाउस में ही रहता है, वहीं से ऑर्डर देता है। मेन एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर समझ लो कि कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये तो अंदर वाली लेयर होती है न्यूक्लियस की, ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। तो बस ये ऐसे ऐसे फोल्डिंग हो जाती है, कई बार ऐसे। जरूरी नहीं कि आपने ऐसे ही बनाना है, जैसा आपसे बने वैसा बना लें, कि जरूरी नहीं ये लाइन यहीं से जानी चाहिए, बस आप कॉन्सेप्ट को समझें। ये सारे न्यूक्लियस सारे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। ये सारे का सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। नेटवर्किंग ऑफ द सेल को कंट्रोल करता है। यानी कि अब आप देख लो कि ये सारा साइटोप्लाज्म है, ये यहाँ पे कहीं पे सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है बच्चे, ये सेल मेम्ब्रेन। ये 2D में मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप 3D में समझे इसको। ये चारों तरफ है, ऐसे गेंद है और इसके चारों तरफ ऐसे फैला है। तो जितनी भी नेटवर्किंग होती है सेल को कहाँ भेजना है, क्या किसको भेजना है, कैसे है, वो सब इसके फंक्शंस में आएगा। ये जो है इसके ऊपर एक छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे आपको, उन सब को बोलेंगे राइबोसोम्स। क्या बोलेंगे बेटे, राइबोसोम्स बोलेंगे। ये सब क्या है, राइबोसोम। इस राइबोसोम की वजह से ही इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, क्योंकि इसकी सरफेस क्या हो जाती है, रफ हो जाती है। क्या हो जाती है बेटे, रफ। और राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकार्योटिक एज वेल एज प्रोकार्योटिक सेल। ये शायद यहाँ पे आपको सीखने को मिले, पता नहीं, शायद मैंने पहले भी बता दिया हो। जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ये यूकार्योटिक सेल में भी होते हैं और प्रोकार्योटिक सेल में भी होते हैं। अब यूकार्योटिक सेल और प्रोकार्योटिक सेल क्या होती है, अपने नोट्स में पीछे देख लीजिएगा। जिनके पास न्यूक्लियस, कंपैक्ट न्यूक्लियस होता है, उनको बोलते हैं यूकार्योटिक। जिनके पास कंपैक्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, उनको बोलते हैं प्रोकार्योटिक। प्रोकार्योटिक सेल के अंदर तकरीबन बाकी सारी सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, पर राइबोसोम उसके पास होता है। इसके बाद आता है
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहीं पे बना देता हूँ। देखो इसका अमाउंट कम या ज़्यादा होता रहता है, प्लीज़ आप समझें कि अगर मैं यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता हूँ तो आप दिमाग में ये इमेज ना बना लें कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सर ने थोड़े बनाए थे तो शायद वो सेल के अंदर थोड़ी होते हैं। भाई जिसका काम जहाँ पे ज़्यादा है वो वहाँ पे ज़्यादा होता है, जिसका काम जहाँ पे कम है वो वहाँ पे कम होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा सेल है वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा। अब जिस सेल के अंदर एंजाइम की ज़्यादा ज़रूरत होती है उस सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा, पर होंगे दोनों। अमाउंट सबका क्या होता रहता है, बदलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ट्यूबुलर फॉर्म में बना लें हम। बिल्कुल तसल्ली से बनाएं घर पे बैठ के, मज़ेदार। ये कहीं जाके इधर मिलेगा, पीछे है आप बिल्कुल ऐसे हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बेटे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं कंट्रोल हाउस ऑफ सेल, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का। तो ये कहानी पूरी कंट्रोल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनाएं आप डायग्राम। इसके बाद जो आता है, अगर आपसे जनरल फंक्शन पूछ ले, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दोनों के फंक्शन कंबाइन करके लिखने पड़ेंगे आपको, रफ वाले भी हो ना स्मूथ वाले भी। तो जी देख लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कंट्रोल नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ द सेल। सेल न्यूक्लियस विद सेल ऑर्गेनेलीज। मतलब न्यूक्लियस जो कंट्रोल करता है सेल ऑर्गेनेलीज को, वो किसके थ्रू करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही करता है। तो अब ये मान लीजिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक, क्या करता है भाई, मेक यूनिफॉर्मेलिटी ऑफ सेल ऑर्गेनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर जो यूनिफॉर्मेलिटी है किसकी, सेल ऑर्गेनेलीज की, उसको बना के रखता है। मतलब जस्ट आप समझने की कोशिश करें, मैंने आपको बोला था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो सेल टू सेल वेरी करता रहता है। मान लेते हैं यही सेल जो मैंने सामने बनाई है आपके, इसके अंदर 50 से 100 माइटोकॉन्ड्रिया हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया पता है आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, 50 से 100 माइटोकॉन्ड्रिया। अगर वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ इकट्ठे हो गए, मान लो सारे माइटोकॉन्ड्रिया इधर इकट्ठे हो गए, तो आपको नहीं लगता कि मतलब अगर इधर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो फिर इधर से इधर लाना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो यूनिफॉर्मेलिटी नहीं रहेगी साइटोप्लाज्म के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया इधर वाले स्पेस में से सारे माइटोकॉन्ड्रिया गायब हो जाएंगे। तो ऐसी नौबत नहीं आने देता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करता है कि जितनी सेल ऑर्गेनेली की यूनिफॉर्मेलिटी है उसको बनाने का काम करता है, मतलब उसको बनाए रखने का काम करता है। यानी कि साइटोप्लाज्म में सब जगह माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, हर जगह उसकी यूनिफॉर्मेलिटी बनी रहेगी। ये दूसरा काम है। तीसरा काम जो है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता, एंड मेक एंजाइम फॉर पैकेजिंग का भी काम करता है, फॉर पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन की पैकेजिंग में भी हेल्प करता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, प्रोटीन बनाता है जी। और उसकी और एक थोड़ा सा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला भी लिख दीजिए,
मेक फैट यानी कि लिपिड्स जिसे बोला जाता है, एंड एंजाइम फॉर मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, यानी कि हमारा जो मतलब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर वो सब कंट्रोल की जाती हैं ऑफ द बॉडी। बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि गोल्गी बॉडी है, और उसके बाद गोल्गी बॉडी के बाद लाइसोसोम, इन सब को बनाने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 3-4 पॉइंट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक बार आप नोट कीजिए, बाकी जितने बचे हैं वो लिखवा देता है बेटे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम helps in transport of material through cell membrane। और क्या करता है, कम्युनिकेशन तो लिखवा दिया है मैंने, मतलब अदर सेल के साथ भी कम्युनिकेशन यही करता है, मतलब आसपास वाली सेल के साथ जो एक्सचेंज होता है वो भी यही करता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद एडजेसेंट सेल्स इज डन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब कौन करता है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अगर आपसे अलग अलग फंक्शन पूछ लिए जाएं, फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन है, तो भाई साहब आप इसके फंक्शन अलग लिखें। सबसे पहले तो प्रोवाइड सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। और दूसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है। क्या बनाता है भाई, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है। आप ये कह सकते हो कि एंजाइम सिंथेसिस करता है, विच हेल्प्स इन पैकेजिंग। किस में हेल्प करते हैं, पैकिंग में जो हेल्प करते हैं ऑफ प्रोटीन या फिर एंजाइम्स खुद के। और फॉर्मेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन भी यही करता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी यही करता है। ये सारे काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंडर होते हैं। उसके बाद आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले जो होता है वो ये एंजाइम फॉर्मेशन करता है। क्या करता है भाई, एंजाइम फॉर्मेशन करता है। उसके बाद है लिपिड फैट सिंथेसिस में हेल्प करता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका जो आपने यहाँ पे सीखना है, वो है शायद डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा सा। डिटॉक्सिफिकेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि मतलब
टॉक्सिक सब्सटेंस का रिमूवल फ्रॉम द सेल, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल। सेल के अंदर कुछ अननोन पार्टिकल या अननोन सब्सटेंस एंटर हो गया है जो कि टॉक्सिक है सेल के लिए, उसको रिमूव करने में कौन हेल्प करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और जैसे कि मसल सेल में मिलता है तो मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है भाई? मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। जैसे कि एडिपोस सेल में मिलता है तो लिपिड फैट सिंथेसिस करता है, मसल सेल में मिलता था। कहाँ मिलता था? ग्लाइकोजन स्टोरेज सेल में मिलता है तो हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द बॉडी या फिर सेल। यहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला टॉपिक क्या होता है? ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, जो कि टोटली इससे इंटरकनेक्टेड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इसके बिल्कुल क्लियर नोट्स बनाएं और अपनी कॉपी में डायग्राम भी बिल्कुल साफ बनाएं।